अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैनी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं बड़ी खबर से। नून लीग बलूचिस्तान के साबिक सदर सनाउल्लाह ज़हरी ने पार्टी छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों को निशाना बनाकर मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सनाउल्लाह ज़हरी ने नवाज शरीफ पर बेवफाई का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, ये लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। लीडर भगोड़े नहीं होते बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे होते हैं जो तख्ते-ए-दार पर चढ़ जाते हैं लेकिन उसूलों पर समझौता नहीं करते। बलूचिस्तान में नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे रुटता रहता था इधर आके। मिसाल के तौर पर मक्सी है, जमाली है, जो हमारे एलिट क्लास है, जाम है या हमारे दूसरे लोग हैं, ये सब मुस्लिम लीग नून में पहले थे और नवाज शरीफ की बेवफाई की वजह से ये सब उसको छोड़ के चले गए। बेवफा आदमी है, यूज करके लोगों को छोड़ देते हैं। बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए, अभी वहाँ से जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं। जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसको टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। या लीडर तुम्हारी तरह नहीं होते कि भगोड़ा बन के जाके उधर बैठ जाओ। बलूचिस्तान के अवाम जो है वो इज्जत मांगते हैं। ये तुम्हारे GT रोड के चूड़े चमारों की तरह नहीं है कि जी उनको टिकट का लालच होगा, जो भी कहोगे तुम उसको, क्योंकि वोट तुम्हारे हैं इसलिए जो भी तुम कहोगे उसको वो होगा। पार्टी से मुस्ताफ़ी साबिक़ लीगी रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने भी जलसे से खिताब में शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, ऑपोजिशन के कोयटा जलसे में जो कुछ हुआ उसके बाद पार्टी छोड़ रहा हूँ। ना बलूचिस्तान को कभी पूछा, ना ही मुझसे कभी कुछ पूछा गया। नून लीग ने मेरे बेटे और भाई को बलूचिस्तान बदर किया, इतनी कुर्बानियाँ दी मगर हमसे हमारा हक छीना गया। शहबाज शरीफ बात किए बगैर चले जाते हैं। मुझे ऐसी वजारत दी कि बलूचिस्तान के लिए कुछ न कर सका। PM का जलसा था, उस जलसे में कुछ वाकयात हुए, उसकी बिना पर मैंने फैसला किया कि मुस्लिम लीग नून से मैं अपने रास्ते जुदा करूंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं। नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के 5 साल दौर में सवाए कोयटा और ग्वादर के बलूचिस्तान के किसी जगह भी नहीं गए। इस दौरान मरकज में हुकूमत ने जितने भी फैसले किए उसमें न कभी बलूचिस्तान को पूछा, न कभी मुझे किसी फैसले का हिस्सा बनाया गया। अब्दुल कादिर बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का इस्तीफा मुस्लिम लीग नून के लिए बलूचिस्तान में बड़ा धचका है। बड़े रहनुमाओं ने पार्टी से 10 साल की रफाकत का खात्मा कर दिया। मुख्तलिफ अजला के सदूर भी मुस्ताफी हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि अब्दुल कादिर बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, इन दोनों की सालों की रफाकत है मियाँ साहब के साथ। अब इनके इस्तीफे के बाद बलूचिस्तान में पार्टी कितनी कमज़ोर होगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान पहुंचा है और एक सूबाई सदर और एक साबिक सूबाई सदर जो वज़ीर आला भी रहे हैं, खुद जनरल अब्दुल कादिर साहब भी वफाकी वज़ीर रहे हैं, इनकी और इसी तरह मुख्तलिफ अजला के अंदर इनके सदूर, सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहदेदारों और शख्सियात का मुस्तफ़ी होना, ये नुकसान है मुस्लिम लीग नून के लिए ज़रूर है। और फिर यहाँ पे ये अगर इस PDM इतिहाद की बात की जाए तो इस मोमेंट में भी इसके असरात मुरतब होंगे। वो इस तरह कि अब्दुल कादिर बलोच ने जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात या मुस्लिम लीग से अपना ताल्लुक तोड़ने की बात की तो उसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अली मदद जतक वो गए, उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। तो ऐसे वक्तों में कि जब खुद PDM की एक मोमेंट चल रही हो और फिर वहाँ से उनके अगर लोग एक बाज़ नुकात पर वो एतराज़ करके वो निकल रहे हों और पीपल्स पार्टी का उनको अपनी जमात में शामिल करने की दावत, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी तहरीक के लिए भी ये आइंदा इसके अच्छे असरात नहीं होंगे और ये एक इख्तलाफी नुक्ते नज़र ज़रूर होगा। और बात दूसरी अगर की जाए नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की, तो इसको अगर अब ये कहें कि ये एक असूली फैसला है
तो उस पर बहुत ज्यादा हम एतबार भी नहीं करेंगे, ये असूली है। जब इनके खिलाफ 2018 के इलेक्शन से पहले अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी बलूचिस्तान में, तो उस तहरीक के आगे सनाउल्लाह ज़ेरी वो डटे नहीं थे, बल्कि वो अदम एतमाद की तहरीक बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से कुछ लम्हा पहले ही उसने एक तहरीरी इस्तीफा भेज दिया अपने मनसब से, यानी वजारत आला के मनसब से वो मुस्ताफी हो गए थे। जबकि उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और इसी तरह उनकी इत्यादियों ने कहा कि आप मुकाबला करें, भले नतीजा असम्बली इजलास के अंदर कुछ भी हो, आप मुकाबला करें, वो नहीं कर सके। और फिर इनकी इन 2.5 सालों में खुद नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी वो गैर फाल भी रहे थे मुस्लिम लीग नून में, वो या दुबई में रहते या कराची में रहते या अपने इलाके में रहते हैं, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने वक्त इस हफ्ते में नहीं दिए। अलबत्ता वो इंटैक्ट रहे हैं। कादिर बलोच वो मुकम्मल तौर पे फाल थे, वो काम कर रहे थे। ठीक है, सनाउल्लाह ज़ारी और अब्दुल कादिर बलोच मुस्ताफ़ी हुए हैं। नून लीग को बलूचिस्तान में बिलाशुबा एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 10 साल बाद बड़े रहनुमा पार्टी से अलग हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जलाल नूरज़ई साहब। हाफिजाबाद का रुख करते हैं, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ एक और जारहाना इनिंग खेली। कहा लंदन में बैठा शख्स हिंदुस्तान की जबान बोल रहा है, वो फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा है। कौमी इदारों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लूटा हुआ पैसा वापस होने तक किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो सर्कस लगी हुई है, अब इनको मुश्किल पड़ गई है। हमने नैब को आजाद छोड़ दिया है। इनके दौर में नैब इनकी गुलाम थी। सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को खत्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं, आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अदलियों का भी अटैक किया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक किया। बाहर लंदन में बैठ के फौज के खिलाफ साजिश। जब अब कहते हैं कि आर्मी का चीफ जो ISI का चीफ है उसको फौज बदल दे, तो क्या फौज कोई एक जमहूरी इदारा है? क्या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है? वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए, वो ये कह रहा है कि फौज कू करे, यानी कि हमारी फौज तबाह हो। हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। बोले, जब मैंने कहा खलाई मखलूक बयानियां नहीं तो लोग नाराज हो गए, अब खलाई मखलूक तो क्या शख्सियात का नाम लेकर बातें हो रही हैं। जो मुल्क की बदनसीबी है, इदारों की शख्सियात का नाम लेने को नाकामी करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि जमहूरियत को ख़तरा है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एतमाद नहीं, सूरत हाल ख़तरनाक है। ये भी कह दिया कि मुस्तक़बिल में फ़ौज खुद एक्सटेंशन के कानून में तब्दीली का मुतालबा करेगी। अच्छा हुआ अगर रेजिस्ट नहीं किया। अगर वफाक और सूबे के दरमियान गोली चल जाती, यकीनन IG के घर पे गार्ड होगी। अगर वहाँ वो भी गोली चल जाती फिर क्या होता। एक्सटेंशन और बाजवा साहब का ताल्लुक नहीं है। बात आ गई पार्लियामान में। पार्लियामान में जब बात आ गई, फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए, ये हर मुल्क का असूल है। और फौज को भी वो काम नहीं करना चाहिए कि कोई मौका आए उसकी एम्बेरसमेंट का। ये एक बाहमी रिश्ता होता है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। मुस्तकबिल में इसको वापस इस कानून को अमेंड करने की जरूरत महसूस होगी। पार्लियामान करेगा और आप देखेंगे फौज की दरख्वास्त पे करेगा। इबहाम पैदा हो गया, एक्सटेंशन कितने मुद्दत की दी जा सकती है, कितनी दफ़ा दी जा सकती है। जो अस्करी अदारे होते हैं ये इबहाम में डील नहीं करते। हमारे मुल्क में कब मार्शल का खतरा नहीं होता, हमेशा रहता है। ये सियासी और अस्करी क़यादत की जिम्मेदारी है कि बात वहां तक ना पहुंचे। और मैं फिर कहूँगा खतरा उस वक्त होता है जब एतमाद खत्म हो जाए। तो आज खतरनाक सिचुएशन है, खतरनाक सिचुएशन है। मैं ये वाज़े तौर पे कहूँगा। नहीं, जब एक खतरनाक बात है तो फिर मियाँ साहब को हाथ थोड़ा हौला नहीं करना चाहिए। कोई सियासतदान बात करता है, सियासतदान मुल्क के मफाद में बात। मियाँ साहब ने ज़ाती मफाद की बात नहीं की।
जब अस्करी क़यादत ये समझे कि ये सियासतदान जो हैं ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, या सियासतदान हैं वो ये समझें कि अस्करी क़यादत जो है वो आइन को तोड़ रही है, वो मुल्क को तबाह कर रही है, जब ये हमेशा हर चीज़ बातचीत से हल होती है। परवेज रशीद साहब नाराज तो नहीं हुए आपसे? मैंने उनको वार्निंग दी थी। अच्छा, मैंने कहा अगर आप वोट नहीं देंगे तो निकाल मैं कहा पार्टी का सीनियर नायब सदर हूँ, मेरे पास इख्तियारात है। और फिर उनसे फैटफ को मैंने वोट दिलवाया। मैं जॉइंट सिटिंग में आए थे ना, हाँ, तो आए, असर होता है इन बातों का। फिर आ गए मियाँ साहब खलाई मखलूक पे, तो अब बयानिया है खलाई मखलूक? नहीं, अब तो बंद हो गया, बयानी खत्म हो गया। खलाई मखलूक के अब तो नाम ले मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, वो अब खलाई मखलूक आप लास्ट टाइम आप मैंने कह दिया आपके प्रोग्राम पे कि वो हमारे बयानिए में नहीं था। बहुत से लोग मुझसे नाराज हुए। मैंने कहा बयानिया हमारा है, वोट को इज्जत दो और आइन के मुताबिक मुल्क चलाओ, ये बयानिया है। उसमें खलाई मखलूक भी आ जाती है, महकमा ज़राअत भी आ जाता है। अब वो सारे खत्म हो गए, अब बात सीधी हो गई है। ये मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बातें यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। ये लीडरशिप का फेलियर है, हम सब का फेलियर है। मैं ये नहीं कहता एक का, हम सब का, किसी का हिस्सा ज़्यादा किसी का हिस्सा ज़्यादा कम होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने शाहिद खाकान के बयान को लौट के बिद्दू घर को आए के मुहावरे से तशबीह दे दी। कहते हैं सारी दुनिया को पता है नवाज शरीफ तकरीरों में क्या कहते फिर रहे हैं, अपोजिशन अवाम को पागल बनाना छोड़ दे। सारी दुनिया ने सुना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों में क्या कहा है और उनकी साहबजादी मरियम साहबा क्या बोलती फिर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। दूसरी बात उन्होंने की कि जी मार्शल लॉ लग रहा है, ना कोई मार्शल लग रहा है ना कोई लॉ लग रहा है। ये इनके ख्याली पिलाओ बेवकूफ़ बनाना कौम को, ये बिल्कुल छोड़ दें। तीसरी बात उन्होंने की कि जी ये नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि खैर से बुद्धू घर को आए। और वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने नवाज शरीफ की तकरीर पर बिलावल के बयान को दानिशमंदाना करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं चल सकती, 30 दिसंबर तक दोनों की राहें जुदा हो जाएंगी। शेख रशीद के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। डायलॉग के बजाय जुडो कराटे करने वालों को गैर मुतवक्के जवाब ही मिलता है। 16 तारीख से नई बातें मिलना शुरू हो जाएंगी। सारी पार्टियां भरपूर इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हारने वाले अब इस हार को तस्लीम करते हैं कि वो नहीं तस्लीम करते। कल बिलावल भुट्टो ने एक जिम्मेदाराना सोच का अंदिया दिया है कि पीडीएम में फौज को निशाना बनाने का या फौज के जनरल्स का नाम लेकर निशाना बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ था। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। कम से कम वो इस्तीफे नहीं देंगे। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं वो सियासत एक बंद गली की तरफ जाती है। इमरान खान ने बड़ा बरमला कहा है कि नैब केसेस और एनआरओ के अलावा तमाम चीज़ों पर बातचीत और मुशावरत और डायलॉग के लिए तैयार हैं। जूडो कराटे का नतीजा जो होगा वो खिलाफ तवक्के होगा। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आ सकता। एक ने दिसंबर का पार्टी ने टाइम दिया है, एक ने जनवरी का दिया है। मैं 20 फरवरी को इंशाल्लाह आपको आगे यहाँ बताऊँगा कि इमरान खान 5 साल पूरे कर देंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि कुछ लोग बिलावल भुट्टो के बयान को बुनियाद बनाकर पीडीएम में दरार डालने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत इन तमाम साजिशों के पस पर्दा अनासर को अच्छी तरह जानती है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद वापसी। नायब सदर नून लीग को पीडीएम के खिलाफ साजिशों की बू आने लगी। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में मुखालफिन को आड़े हाथों लिया, कहा हम मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद रहेंगे। बिलावल का बयान बिल्कुल क्लियर था और उसको मिस इंटरप्रेट करना तो कुछ लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब अगर वो जो डूबती कश्ती है उसको तिनके का सहारा है और सहारा उनका ये है कि वो पीडीएम के अंदर कोई क्रैक्स डलवाने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और मैं जानते हैं
कि ये कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। नायब सदर नून लीग का कहना था कि पीडीएम का मकसद ऐसा पाकिस्तान है जो आइन और कानून के मुताबिक चले, किसी सूरत अपने बयानिए से पीछे न हटने का ऐलान। नून लीग ने अब जो बयानिया देखे, उन्होंने जो बयानिया अपना बना लिया है, अब वो नून लीग का बयानिया नहीं है, अब वो अवाम का बयानिया। मियां नवाज शरीफ साहब की मंजिल है, उनका जो असल मकाम है वो पाकिस्तान। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थी। स्कर्दू गिलगित शाहराह बंद होने पर उन्हें वापस इस्लामाबाद आना पड़ा। लीगी रहनुमा इतवार को दोबारा गिलगित रवाना होंगी। 12 नवंबर तक जीबी में ही कयाम करेंगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। जनवरी में लॉन्ग मार्च, फरवरी में हुकूमत घर चली जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन के इरादे बता दिए। दियामीर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, कठपुतली की हुकूमत गिरने वाली है, हुकूमत के इत्तेहादी उनको छोड़कर जा रहे हैं। इलेक्शन के दौरान आपका वजीर आजम साहब ने एक यू टर्न लिया, कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुरी सूबा दे दूँ। जो खुद बुरी वजीर आजम है वो कैसे सूबे बनाऊंगा? ये वो वजीर आजम साहब है जिसका हर बात झूठा निकला, जिसका हर वादा झूठा निकला। खुद अपना हुकूमत गिरने वाला है। जनवरी में आपका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और फरवरी तक ही तो घर चले जाएगा। हुकूमत के इत्तेहादी अभी से उनको छोड़ रहे हैं। जाली सियासतदान है कि पुतली जमाते हैं। अगर वो सूबे के नाम पे आप पे मजीद टैक्स डालने की कोशिश करेंगे तो हम इनको नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग की हुकूमत आपने देखा है, PTI की हुकूमत चल रही है। आप फैसला करें। 15 नवंबर पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। और अब आपको बताएं, वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर मुखालफीन पर तनकीद करते करते जातियात पर उतर आए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ गैर अखलाकी रिमार्क्स दिए। क्या कहा, आप भी सुनिए। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहाँ से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। बिलावल जरदारी कहता है कि ये बड़े बहादुर लोग हैं, बहादुरी से बात करो। तो कह रहा था आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूं वो बहादुर आदमी। और तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। और अल्लाह की लाठी पे आवाज है, जरदारी सुन ले, जो जुल्म किया, हमारे बच्चों का खून चूसा, अल्लाह की ये सजा है। ये बिलावल मिला है कि मिली है, पता नहीं क्या है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू को अहमकाना, तौहीनामेज़ और काबिल मजम्मत करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, सुन लेते हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है अदीला, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अपने आप पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी क्यों अपने पैर पे मारते हैं। और ये सारी जो ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने सारी औरतों की तौहीन की है इस तरह से। क्या ताल्लुक है मरियम नवाज की खूबसूरती से, उनकी अपनी अहलियत? वो हर जगह कैंपेन कर रही हैं, वो एक सियासतदान का किरदार अदा कर रही हैं। बजाय इसके कि वो उनकी सियासत पर बात करें, वो खुद गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं? गंडापुर साहब इस वक्त सबसे बड़े रूल ब्रेकर हैं इस वक्त। वो सारे कवानीन को तोड़ के यहाँ गिलगित में लोगों को वफाक के वसाइल और पैसे बांटते फिर रहे हैं, वादे करते फिर रहे हैं, जो ऐन आइन और कवायद और ज़वाबित इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ है। तो वो प्री पोल रिगिंग करें, वो जो मर्जी आए करें, और ये बात करें खड़े होके कि मरियम नवाज या किसी और खातून ने ये कराया, मेकअप कराया या उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराई। ये दिस इज रिडिकुलस, ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस बात कर रहे हैं और बिल्कुल तौहीन आमेज़ बात है ये। जैसी जुबान वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते हैं वही जुबान वज़रा इस्तेमाल करते हैं। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर के बयान की मजम्मत कर दी। कहा कि ऐसे वज़रा की वजह से पार्लियामान का वकार मजरूह हो गया है। उनका वज़ीर आज़म भी ऐसी बात करता है, उनके वज़ीर आज़म जो है वो भी उतना ही बदतमीज है जितने उनके वज़ीर बदतमीज हैं।
और ये बदतमीजी उनको सिखा के भेजी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि इस तरह की बदतमीजी करें, ऐसे लोगों को इमरान खान पसंद करते हैं। तो ना इन्होंने पार्लियामेंट का कोई लेवल रहने दिया है, ना किसी कैबिनेट का कोई लेवल रह गया है, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई लेवल है। हमारी बदकिस्मती है कि इन जैसे छोटे लोग जो हैं उनको बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया है, और यही इस मुल्क के लिए लम्हा फिक्री है। नून लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर को नैब हंगामाराई केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लीगी रहनुमा का कहना है हुकूमत जो मर्जी कर ले वो नवाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए आरिफ मलिक की। नैब ऑफिस के सामने पथराव और हंगामाराई का केस। इमरान नज़ीर पुलिस के शिकंजे में आ गए। पहले नून लीगी एमपीए की गाड़ी तहवील में ली गई, बाद में थाना चूं की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जलसे से घबरा गए, जलसा तो होगा भाई, हमें पकड़ना है हमें पकड़ो, गाड़ी पकड़नी गाड़ी पकड़ो, जो करना है करो, लेकिन जलसा होगा इंशाल्लाह। ख्वाजा इमरान नज़ीर से इज़हार यकजहती के लिए ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक थाने पहुँचे। इस मौका पर लीगी रहनुमाओं का कहना था गिरफ्तारी का मकसद PDM को नुकसान पहुँचाना है। कि जो भी हुकूमत ये काम करती है वो खुद ही एक्सपोज होती है, और मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि इस हुकूमत की टांगें भी कांप रही हैं, हाथ भी लरज रहे हैं, दिल भी डूब रहा है, और इस हुकूमत के माथे पे पसीना भी है। लीगी रहनुमाओं ने इमरान नज़ीर की जमानत के लिए कानूनी टीम को भी मुतहर्रिक कर दिया है। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। PDM जलसे में इश्तियाल अंगेज तकारीर और SOPs के खिलाफ वर्जी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त जमानत की समाअत लाहौर की सेशन अदालत में हुई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील ने बताया है कि उनके मौकिल गिलगित बल्तिस्तान में है, इसलिए हाज़री से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा थाना शादरा में दर्ज है। और शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और वादा माफ गवाह का बयान सामने आ गया। शाहिद रफीक ने सहूलतकारी और काला धन सफेद करने का एतराफ़ कर लिया। कमीशन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज का काला धन सफेद किया। नुसरत शहबाज और राबिया इमरान ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। शाहिद रफीक के बयान में सनसनीखेज इंकशाफात। मनी चेंजर शाहिद रफीक ने 2008 में कासिम कयूम के कहने पर 24,30,145 डॉलर की टीटीस हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में लगवाई। एतराफी बयान के मुताबिक शाहिद रफीक टीटीस लगाता तो पाकिस्तान में इसकी रकम कासिम कयूम, मुख्तार अहमद और मोहम्मद रफीक फराहम करते। शाहिद रफीक अपने कजन आफ्ताब को टेलीग्राफिक पैगाम भेजता, जिसके बाद वो अमान इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज के जरिए रकम पाकिस्तान में मुंतकिल कर देता था। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेकर बैरून मुल्क गए या वाकई बीमार थे? तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच बना दिया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करने वाले जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी 24 नवंबर को समाअत करेंगे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर हुकूमती वज़रा के बयानात और सवालात। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्लेटलेट सच में कम हुए थे? मेडिकल रिपोर्ट्स शफाफ तरीके से तैयार हुई थी या नहीं? तहकीकात के लिए दायर शहरी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार सरेंडर करने के लिए दी गई मोहलत खत्म होने पर 24 नवंबर को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत करेंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में मरकजी अपीलें भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर हैं। शहरी जमान मुगल की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कई हुकूमती वज़रा मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे चुके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अदालत तहकीकात के लिए टीम या कमीशन तश्कील देकर मामले की छानबीन करे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। आर्मी चीफ की जानिब से ब्रिगेडियर अरशद नसीम ने अस्पताल आकर गुलदस्ता पेश किया। जहांगीर तरीन ने भी इयादत की। मौलाना फजल रहमान ने फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। सर्विसेज अस्पताल में एक चौधरी शुजात हुसैन का इलाज जारी। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर डॉक्टर्स ने इत्मीनान का इजहार किया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज फिर अस्पताल आकर सूरत हाल मालूम की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है,
असल में निमोनिया का अटैक हुआ था उनको और उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा सांस खराब हुआ था। अब माशाल्लाह उनका ऑक्सीजन जो है वो वेल मेंटेन्ड है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से नेक ख्वाहिशात लेकर ब्रिगेडियर पल्मोनोलॉजिस्ट अरशद नसीम सर्विसेज अस्पताल आए। उन्होंने चौधरी शुजात का चेकअप भी किया। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल पहुँचे और कहा कि चौधरी बिरादरान से उनके पुराने ताल्लुकात हैं। मैं आया हूँ, मेरे तरीन ताल्लुकात हैं चौधरी साहिबान से। चौधरी शुजात साहब एक सीनियर लीडर हैं, मेरे बड़े हैं, उनकी मैं अदालत करने आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला उनकी भी दुआ को। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही को फोन किया और चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वजीर बाबर अवान ने भी चौधरी परवेज इलाही से फोन पर राब्ता करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने अस्पताल आकर उनकी तीमारदारी की। कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समान, लाहौर। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है। 24 घंटे में मजीद 20 अफराद जान से गए। 3 माह के वक्फे के बाद पहली बार 1500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। बेएहतियाती के बायस कोरोना फिर बेकाबू। 16 शहर वायरस का गढ़ बन गए। मोहलिक वायरस एक दिन में मजीद 20 अफराद की जानें ले गया। 1502 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,912 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना की रोकथाम के लिए अहम फैसले। SOPs पर अमल दरामद के लिए 16 बड़े शहरों में इक़दामात सख्त। फेस मास्क की पाबंदी के लिए गिलगित बल्तिस्तान मॉडल अपनाया गया। मास्क न पहनने वाले शहरियों को 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 अदद मास्क भी दिए जाएंगे। NCOC ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर भी पाबंदी लगा दी। खुले मकामात पर होने वाली तकरीबात में भी 1000 अफराद शरीक हो सकेंगे। सरकारी और निजी इदारों में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। आधा अमला घरों पर रहकर काम करेगा। नए SOPs 31 जनवरी 2021 तक नाफिजुल अमल होंगे। शहरी एहतियात करें क्योंकि कोरोना के साथ कमिश्नर ऑफिस से भी खतरनाक लहर आ रही है। NCOC ने मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया तो कमिश्नर कराची ने 500 रुपए मुकर्रर कर दिए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कोरोना का पलटकर हमला। मौसम सरमा शुरू होते ही वायरस फिर गर्मी दिखाने लगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने इकदामात मजीद सख्त किए तो हुकूमत सिंध ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। सूबाई महकमा दाखिला के नए हिदायतनामे के बाद अवामी मुकामात पर सख्तियाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मुसाफिरों को चेक किया जाने लगा। कमर्शियल गाड़ियाँ, रिक्शे हैं, मिनी बसें हैं। अभी भी मैंने 4L को चालान दिया है, इसलिए हम SOP की खिलाफवर्जी में 520 का चालान देते हैं। कार में 2 से ज्यादा अफराद के बैठने पर पाबंदी है, जबकि 55 साल से जायद उम्र वालों को दफातर बुलाने पर कंपनीज के खिलाफ एक्शन होगा। कहा गया है कि जरूरी स्टाफ को दफ्तर बुलाया जाए और ऑनलाइन काम को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए। बाशऊर शहरियों ने भी हिफाजती इकदामात को सराहा। चेकिंग जगह जगह हो रही है, पुलिस की भी, रेंजर्स भी हर जगह मौजूद खड़ी हुई है। ये हमारे लिए फायदा, अगर हम इसको अच्छे से अच्छा करेंगे तो हमारी कौम के लिए अच्छा है। धूल गर्द गुब्बार की वजह से आपको बचाव हो जाएगा बहुत, और कोरोना से भी महफूज रहेंगे। दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया इम्तियाजी सलूक पर उतर आई। सख्त इक़दामात की आड़ में मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। जिला बस्ती में 26 अफराद से 13,000 रुपए बटोर लिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल्स, 1 दुकान और 2 होटल्स को भी सील कर दिया गया। इंतजामिया खबरदार कर चुकी है कि जिस इलाके में कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए वहाँ लॉकडाउन कर दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना की शदीद लहर जारी है, लेकिन अवाम इसे संजीदा लेने को तैयार ही नहीं। लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केट्स में अक्सर लोग मास्क के बगैर ही घूम फिर रहे हैं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना केसेस हैं बहुत और स्मोक भी है हर तरफ, मगर हिफाजती तदाबीर पर अमल कोई ही कर रहा है। शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारी करते अफराद हों या ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले खवातीन और हजरात, फेस मास्क का इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 20% से ज्यादा नहीं। मैं रोजाना लगाता हूँ डेली, क्योंकि मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोगों ने बैठना होता है, तो मेरा तो काम है कि मैं लगा के चलता हूँ। कुछ लोग मास्क न पहनने का जवाब अपने बाज़ तबी मसाइल को करार देते हैं। दिक्कत पैदा करता है काम करने में, सांस आने में, सांस का भी कोई इशू थोड़ा सा बन जाता है,
नुकसान से हमें तंगी होती है। उसके अलावा हमने तो 6-6 मास्क के डब्बे ला के रखे हैं दुकान पे। हुकूमत ने फेस मास्क न पहनने वालों के लिए फीका 100 रुपए जुर्माने का ऐलान कर रखा है, मगर इस तंबीह के बावजूद शहरियों का अक्सरियत मास्क पहनने पर आमादा नजर नहीं आती। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। शादी हॉल बुक हो गए, कार्ड तकसीम हो गए और फिर लग गई पाबंदी। नवंबर दिसंबर में बुकिंग कराने वाले चकरा गए। लाहौर के शहरी कितने मुतासर हुए हैं, बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान बताएगा कि जिन लोगों की 20 नवंबर या इसके बाद की बुकिंग थी वो इस पाबंदी का कैसे हल निकाल रहे हैं। वफाकी हुकूमत के हालिया फैसले के मुताबिक अब जो 20 नवंबर से जितनी भी शादियां होंगी वो सारी की सारी हाल के बाहर होंगी, बाहर पार्क्स में हो सकेंगी या मार्केट में हो सकेंगी, अंदर नहीं हो सकेंगी। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अब शादी की तारीख बदल रहे हैं। इनमें से एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इमरान हैदर, जिनके भाई की शादी थी, अब वो तब्दील कराने आए हैं। इनसे बात करते कि क्यों तब्दील कराई, क्या आसानी से तब्दील हो गया डेट? हाँ जी, पहले जो है ना हमने 13 दिसंबर की करवाई हुई थी, तो फिर कल रात जो है ना न्यूज़ सुनी कि वो जो है ना 20 नवंबर तक उनकी डेडलाइन है। तो हमारे पास फिर ऑप्शन तो कोई नहीं था, हम इंस्टेंटली फिर पहुँचे आज जो है ना सुबह, तो वो चेंज करवाई है दोबारा, अब 17 नवंबर की करवाई है। तो बहरहाल इशूज़ तो हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है ना हमें काफ़ी जल्दी में करनी पड़ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो स्केजूल्ड होती हैं कि मतलब आपको 2 हफ्ते बाद मिलेंगी। अब वो हर चीज़ जो हमें सारी तरतीब चेंज करनी पड़ रही है। इवन कि हमारे अगर कार्ड प्रिंट हुए तो वो भी सारे कैंसिल करके दोबारा प्रिंटिंग करनी पड़ रही है। तो भाई इस तरह के, और तीसरा हमने दुल्हन का जो है ना लहंगे कहा हुआ था, तो वो उन्होंने डिलीवर करना था, मतलब 25 नवंबर को करना था, अब वो कैंसिल कराया, फिर हम रेडीमेड ले रहे हैं। जैसा कि इमरान हैदर कह रहे हैं कि इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तारीख बदलवाने में, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ तारीख ही बदली नहीं, इनके पूरे इंतजाम भी बदलने होंगे जिसकी वजह से ये शादी कर सकेंगे। जी ठीक है मोहम्मद लुकमान, आपका शुक्रिया। और शादी हॉल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने 20 नवंबर से पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती फैसला वापस ना लेने की सूरत में एहतजाज की धमकी दे डाली है। पेशावर से शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क भर में शिद्दत इख्तियार की तो NCOC ने 20 नवंबर से शादी हालों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी के फैसले को आल खैबर पुख्तूनख्वा शादी हाल एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। तमाम ताजर अपने आप को तैयार रखें, तमाम होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अपने आप को तैयार करें, किसी किस्म के बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा है, मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। SOPs के जरिए गवर्नमेंट ने पहले 1000 फिर 300 बंदों की इजाज़त दी। अब 300 बंदों पे हम हाल को चला रहे हैं क्योंकि हमारा रोजगार इसमें लाखों की तादाद में मुलाजमीन है। शादी हाल मालिकान ने कहा कि हुकूमत ने अगर पाबंदी का फैसला वापस ना लिया तो मुल्कगीर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। लाहौर में 2 बहनों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। बाप और भाई ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। एक और वाक़े में मां और उसकी 3 साला बेटी को बेटे और देवर ने मौत के घाट उतार दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। गुजरपुरा में 16 साला मरियम और 15 साला किरण की लाशें घर से मिली। वर्षा तदफीन की तैयारी में थे कि पुलिस पहुंच गई। तफ्तीश हुई तो बाप और भाई मुलजम निकले जिन्होंने कत्ल का एतराफ कर लिया। उन्होंने 9 बजे का ऐलान भी किया। हम लोग आए हैं जब, तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो हमारा मोहल्लेदार है वो, तो उसने कहा यार मैं आया था, एक बच्ची नीचे पड़ी हुई थी, एक ऊपर पड़ी हुई थी, और उसके बाद ही पुलिस आ गई। दूसरा वाकया ग्रीन टाउन में पेश आया। कातिल ने तेज धार आले के वार करके 3 साला अरूज और उसकी मां नाजिया को कत्ल कर दिया। पुलिस ने भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। किसी तेज धार आले से इनको मल्टीपल इंजरीज हैं दोनों की, जिसके जरिए इनको मर्डर किया गया। पुलिस के मुताबिक अरूज और उसकी बेटी को सौतेले बेटे और देवर ने कत्ल किया। दोनों मफरूर हैं जिनकी तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे का 14 किलोमीटर ट्रैक मुकम्मल है। अब सिंध हुकूमत ने बाकी काम पूरा करना है। तमाम फ्रेट ट्रेनें भी निजी शोबे के तहत चलाने का ऐलान कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे की तेज दौड़, मगर सिर्फ महकमा रेलवे और सिंध हुकूमत के स्टेशन तक। वफाकी वजीर शेख रशीद ने KCR पर इजलास के बाद मीडिया को बताया कि 14 किलोमीटर का ट्रैक क्लियर कर दिया गया।
40 में से 15 बोगियां तैयार की जा चुकी हैं। अब सिंध हुकूमत अपने जिम्मे का काम मुकम्मल करे। 14 किलोमीटर तक अपनी KCR क्लियर कर दी है, औरंगी तक, स्टेशन से लेके औरंगी तक, और बाकी काम जो है ओवरहेड और अंडरपास जो है वो सिंध गवर्नमेंट का है। शेख रशीद ने रेलवे की ज़मीन पर तजावुज़ात को संगीन मसला करार देते हुए आवाम से अपील की कि वो अपनी जमा पूंजी सरकारी अराजी पर ना लगाएं। वफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि अब तमाम फ्रेट ट्रेनें निजी शोबे की मदद से चलाई जाएंगी। पाक अफगान तिजारत बढ़ाने के लिए पेशावर से जलालाबाद ट्रैक बनाने का भी ऐलान कर दिया। 16 ग्रेड से नीचे तमाम पेंशनर्स को अदायगी की खुशखबरी भी सुना गए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है 3,500 अरब रुपए देने वाले कराची को पैकेज नहीं हक चाहिए। कल से कराची पाकिस्तान को लीड करेगा। अब बताएंगे पाकिस्तान को लूटने वाला कौन है। पाकिस्तान को 3,500 अरब रुपए कमा कर ये देने वाला शहर, इसको पैकेज नहीं चाहिए, इसको इसका हक चाहिए। कराची को पैकेज, इमदादी पैकेज नहीं चाहिए। कराची पूरे पाकिस्तान को इमदाद करता है। कराची के लोगों का पसीना गिरता है तो किसी के महल बनते हैं पूरे पाकिस्तान में। हमें कोई क्या पैकेज देगा आकर, हमें कोई क्या पैकेज देगा और पैसे देगा? हम देते हैं पूरे पाकिस्तान को पैकेज। और अब आपको बताते हैं लाड़काना की एक ऐसी खातून के बारे में जिनकी ज़िंदगी की गाड़ी एक कश्ती में चल रही है। 7 दहाइयों से दरियाए सिंध की मौजों के दरमियान रहने वाली आलमा बीबी का गुजर बसर कैसे होता है, नवीद लाड़िक अपनी रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। नौडेरों से 5 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध में जाल डालकर मछली पकड़ते और इसी से गुजर बसर करते हुए 70 साल गुजर गए। माजूर शौहर के साथ कश्ती में रहने वाली आलमा बीबी अपने अनोखे रोज़ो शब से मुतमईन है। बस या कभी गर्भत हालत है, कभी पोरियो कभी वरी पोटियों माना भी हमानू आए छोकरन सब बस है अला हूँ पांच कोराड़ो हूँ तो। माहीगीर जोड़े की जिंदगी मुख्तलिफ ज़रूर है लेकिन आसान नहीं। अपनी पैदाइश से लेकर जिंदगी के इस मुकाम तक आने में आलमा बीबी को अक्सर औकात चैलेंजेस का सामना रहा। ये बस बेड़ी मिल क्या था, बस हित बोडू बट पांचे उम्र में ट्रे बोडी डिठी बस हाँ बोडी में मानो बचाए। दूसरों की मदद में पेश रहने वाली आलमा बीबी को कश्ती टूटने की फिक्र ने परेशान कर रखा है। माहीगीर खातून ने ज़िले इंतज़ामिया से मसला हल करने की अपील की है। नवेद लाड़क, समा, लाड़काना। कराची पाकिस्तान का कारोबारी मरकज़ है और वफाकी दारुल हुकूमत में एक कारोबारी मरकज़ की वजह से शोहरत भी है कराची ही की। इस्लामाबाद के कराची का क्या हाल है, जान लेते हैं आबिद अली से। वफाकी दारुल हुकूमत का सेक्टर G9 जिसका मरकज कराची कंपनी के नाम से मशहूर है। कभी ये जगह मुकम्मल तौर पर जंगल थी। वफाकी दारुल हुकूमत का नक्शा बना तो G9 में वफाकी मुलाजमीन के लिए फ्लैट्स बनाने वाली कंपनी का नाम इस मुकाम की पहचान बन गया। ये यहाँ पे कराची से एक कंपनी है, ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने ये ब्लॉक्स वगैरह यहाँ बनाए। कराची के लोग यहाँ पे ठहरते थे, उन्होंने कुछ नाम हिला दिया कि कराची कंपनी, उसकी वजह से कराची कंपनी का नाम फिर कराची कंपनी पड़ गया। 60 की दिहाई में कराची कंपनी में बनने वाले इन फ्लैट्स का हाल भी कराची जैसा ही है। गलियों में अगर कूड़े के ढेर हैं तो वहीं इन फ्लैट्स के बाहर भी रिहायशियों के कब्जे ने फ्लैट्स का बुरा हाल कर रखा है। कराची कंपनी बस उससे 2 हाथ आगे या पीछे नहीं है। कराची में गंद ऐसे, इधर भी गंद ऐसे ही है। कराची कंपनी में फिलहाल तो कराची शहर की सिर्फ झलकियां ही दिखाई देती हैं, लेकिन इदारों ने यूं ही आंखें बंद रखी तो कराची कंपनी को मुकम्मल तौर पर कराची बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।